मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे ईरान इजराइल युद्ध और भारत इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। आपको स्मरण होगा कि कल ईरान इजराइल इन दोनों की स्थितियों को लेकर के मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टॉपिक पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए हमें उनकी पृष्ठभूमि को जानना ही चाहिए। कल मैंने आप सबसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध भी किया था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे उस अनुरोध पर विश्वास करते हुए आप में से कितनों ने अमल किया होगा। मैंने आप सबसे कहा था कि आप वहां की भौगोलिक स्थिति को देखने और समझने की कोशिश कीजिए। ईरान को मैप में ढूंढिए और देखिए कि ईरान किन किन देशों से घिरा हुआ है। जब आप ईरान को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मेरे न कहने के बावजूद हो सकता है कि इजराइल पर भी आपकी नजर पड़ जाए, और जब इजराइल की नजर पड़ेगी तो हो सकता है कि आपकी नजर थोड़ी सी ऊपर उठे और पता लगेगा कि अरे यहाँ तो यूरोप मौजूद है, और इस तरह से दुनिया के ढेर सारे देशों को आप बैठे बैठे देख सकेंगे। देखिए, होता यह है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी कर रहे होते तो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, यानी कि एक देश के दूसरे देशों के साथ किस तरह के संबंध हैं, क्यों ऐसे संबंध हैं, इसकी जानकारी तो हमें तभी मिल सकेगी जबकि हमें भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान हो। ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया, इससे पहले इजराइल ने ईरान के दूतावास पर अटैक किया था। दोनों की जो दूरी है वो 1900 किलोमीटर है, 1900 किलोमीटर। तो 1900 किलोमीटर की कोई ज्यादा दूरी तो होती नहीं है। इसका मतलब है कि पड़ोसी देश न होते हुए भी ये दोनों कहीं न कहीं पड़ोसी देश तो हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इजराइल है वो यहूदियों का देश है और जो ईरान है वो इस्लामिक देश है। यह एक पक्ष है इन दोनों के बीच के संघर्ष का, और केवल एक ही पक्ष नहीं है बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो ईरान है वो शिया बहुल है। इजराइल तो अपने आप में यहूदी है ही है इजराइल में, और जो फिलिस्तीनी है वो मुस्लिम राष्ट्र है। तो कहीं न कहीं ईरान और फिलिस्तीन इन दोनों का कनेक्शन मुस्लिम या इस्लाम धर्म को लेकर के सीधा सीधा है, राइट। अब आइए इसके दूसरे पक्ष को थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा पक्ष इसका यह है दोस्तों कि जो ईरान था अपने आप में बहुत ही सांस्कृतिक प्रधान देश रहा है, ऐतिहासिक देश रहा है ईरान। मैंने कहा था कि आप इसका पुराना जो नाम है वो पर्शिया पाएंगे। ईरान चलता रहा, लेकिन जब हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, 1979 की बात है, तो ईरान में एक बहुत ही जबरदस्त क्रांति हुई जिसे इस्लामिक क्रांति कहा गया। इस्लामिक क्रांति यानी कि ईरान को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश, और इसके जो लीडर हुआ करते थे वो होते थे अयातुल्ला खुमैनी। ये धार्मिक नेता थे अयातुल्ला खुमैनी। खूब अखबारों में उनकी खबरें छपती थी, और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित हो रही थी तो हम लोग इस टॉपिक पर बहुत तैयारियां भी करते थे, और मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद 1980 में इस पर एक प्रश्न भी पूछा गया था। अयातुल्ला खुमैनी 1979 में वहां के जो राजवंश थे, जो पहलवी राजवंश का शासन था, उसे उखाड़ फेंका गया और इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हो गई, यानी कि विधिवत तरीके से ईरान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। सच पूछिए तो जो वर्तमान ईरान है वो वहीं से आगे बढ़ा है। वहीं से आगे बढ़ा है कहने का मतलब है कि आप इसे बिल्कुल एक विभाजनकारी रेखा मान सकते हैं। इससे जो पहले का ईरान है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का ईरान है। उस ईरान के संबंध दुनिया के दूसरे देशों से बहुत अच्छे थे, और खासकर जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, जिसमें आप यूरोप ले सकते हैं, यूरोप के पूरे देश, अमेरिका, उन सब के साथ बहुत बेहतर। भारत के साथ तो थे ही अच्छे संबंध, इसलिए कि उस संबंध की जो नींव थी वो धर्म नहीं थी। अब जब 1979 में क्रांति हो गई और क्रांति का आधार धर्म है, तो सीधी सी बात है कि अब इन्हें इन पश्चिमी राष्ट्रों के विरोध में खड़ा होना होगा, क्योंकि धर्म को, अगर धर्म पर आधारित आप सत्ता स्थापित करते हैं तो धर्म को विरोध करने के लिए कुछ न कुछ चीजें तो चाहिए, कोई न कोई बात तो चाहिए। धार्मिक क्रांति का मतलब यह नहीं होता है कि वो उदारवादी क्रांति हो गई। वैसे तो अगर आप धर्म के मूल तत्व को देखें तो उदारता ही है, लेकिन अगर आपको धर्म के आधार पर अपनी सत्ता को बनाए रखना है तो सीधी सी बात है कि आपको कहीं न कहीं विरोध और घृणा का सहारा लेना पड़ेगा। तो ईरान ने एक प्रकार से पश्चिमी राष्ट्रों का विरोध करना शुरू किया, तो उसमें सारे यूरोप शामिल हो गए, उसमें अमेरिका शामिल हो गया, ये शामिल हो गए। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरे के पूरे आप देखेंगे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व एशिया या इस्लामिक देश, जो भी आप कह लीजिए, ज्यादातर इस्लामिक देश इसी के आसपास ही हैं। वहां एक और लीडर कंट्री है, वो है सऊदी अरब। ये सऊदी अरब और
ईरान, दोनों में इस बात को लेकर के होड़ लगी हुई है कि दोनों में से कौन दुनिया के इस्लाम का नेतृत्व करेगा। राइट? अगर ये होड़ है तो सीधी सी बात है कि अब अगर मैं पूछूं कि ईरान और सऊदी अरब के संबंध कैसे होंगे, तो आप बता देंगे कि नहीं, इन दोनों के संबंध तो बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में अब इस्लामिक राष्ट्रों के ऊपर प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। तो दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी हो गए हैं। आप नक्शे पर जाकर के देखेंगे तो दोनों लगभग एक दूसरे के पड़ोसी ही हैं। अब आप देखते जाइए कि पूरा का पूरा जो मध्य एशिया है, मध्य पूर्व एशिया है, जो पश्चिम एशिया है, वो किस तरह से संघर्षों की जाल में उलझता चला जा रहा है। और दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि इन राष्ट्रों में चाहे धार्मिक क्रांति हो या धार्मिक राष्ट्र हो, इस्लामिक राष्ट्र हो, जो भी हो, लेकिन अपनी कुछ विशिष्टताएं तो हैं। तो उसका खामियाजा तो पूरी दुनिया को भुगतना ही पड़ेगा, जिसे हम आगे चल करके धीरे धीरे देखेंगे। दोस्तों, अब हुआ क्या? ईरान की जो छवि है पूरी दुनिया के दिमाग में आज किस रूप में है? ईरान की जो छवि है वो कोई इस्लामिक राष्ट्र के ही रूप में नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा जो आतंकवादी संगठन है उनके संरक्षक के रूप में है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, कुछ राष्ट्र और वहां के आतंकवादी संगठनों के नाम बता रहा हूं। बेहतर होगा कि आप इन नामों को याद कर लें। इसलिए नहीं कि प्रारंभिक परीक्षा में इस पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, बल्कि इसलिए भी कि अगर मुख्य परीक्षा में भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप जब इनके नाम लेकर के अपना उत्तर लिखेंगे तो डेफिनेटली उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ेगा। अब देखिए कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं जिनकी पूरी की पूरी फंडिंग ऑलमोस्ट ईरान कर रहा है। लेबनान में एक संगठन है हिजबुल्लाह, सुना होगा आपने, अखबारों में अक्सर इसका नाम आता है। ये लेबनान का आतंकवादी संगठन है। इराक का संगठन शिया मिलिशिया गुट, शिया मिलिशिया, मिलिशिया मिलिट्री शब्द से बना है, शिया मिलिशिया गुट। फिलिस्तीनी के हमास को तो आप जानते हैं, जिसके खिलाफ इजराइल संघर्ष छेड़े हुए है। और यमन का हूती समूह, हूती के बारे में आपने तो इससे पहले पढ़ा होगा कि जब किस तरह से लाल सागर में वो बकायदे जो जहाज जाते थे उन जहाजों का अपहरण कर लेते थे, ये हूती विद्रोही ही थे। इन्हें भी ईरान का समर्थन प्राप्त है। सालों से ईरान इन्हें अपना समर्थन देता आ रहा है। और ये जो भी आतंकवादी संगठन है, सीधी सी बात है कि इनका अस्तित्व कायम ही इस आधार पर है कि ये पश्चिमी संस्कृति का विरोध करें, पश्चिमी देशों को अपना शत्रु माने और साथ ही साथ इजराइल को भी अपना दुश्मन समझें। और इसी तरह से ये अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हैं। दोस्तों, कुछ तस्वीर आपके दिमाग में मुझे लगता है कि क्लियर हुई होगी। एक बात आपको दिमाग में बहुत क्लियर रखनी है, वो ये कि जो ईरान है, ईरान अब आतंकवादी संगठनों के संरक्षक के रूप में जाना जा रहा है। पश्चिमी राष्ट्रों का वो धूर विरोधी है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि अमेरिका के भी वो अगेंस्ट है और साथ ही साथ सऊदी अरब के भी वो अगेंस्ट है। एक जो बहुत अच्छी बात हुई, मैं अपनी ओर से अच्छी बात कह रहा हूं, पता नहीं राजनीतिक विचारक चिंतक इसे किस रूप में लेंगे, कि जब अभी ईरान ने बाकायदे इजराइल पर अटैक किया और फिर जब ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में गया और इस पर जब विचार विमर्श हुआ, तो याद रखिए कि उस समय रूस ने खुलकर ईरान का समर्थन किया। रूस ने खुलकर ईरान का समर्थन किया। मैं आपको अभी केवल विश्व का परिदृश्य बता रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि रूस ईरान के पक्ष में है और बाकी सारे विरोध में थे, एक और को छोड़कर। वो एक और कौन था, आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप कुछ समय से तैयारी कर रहे होंगे और गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे होंगे, तो मैंने अभी जो प्रश्न पूछा है ना, कि एक और कौन था, तो आप बिल्कुल बता देंगे। हो सकता है कि आपने कभी ऐसा न भी पढ़ा हो, लेकिन आप जो अनुमान लगाएंगे वो बिल्कुल सही अनुमान होगा आपका। वह जो दूसरा एक राष्ट्र था वह था चीन। चीन ने भी तेहरान के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की। तेहरान ईरान की राजधानी, लिखने में कभी कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चलिए, रूस ने समर्थन किया, ठीक है, चीन ने समर्थन किया, वह भी ठीक है। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि किसी भी मुस्लिम देश ने ईरान का समर्थन नहीं किया। सोच करके देखिए, किसी भी मुस्लिम देश ने ईरान का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान कहीं न कहीं इन सारी स्थितियों के बावजूद ये पूरे का पूरा जो इस्लामिक देश है इनमें अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे कहीं न कहीं पूरी दुनिया को तसल्ली भी हो रही है। एक बात आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि एक बार की झड़प के बाद
जब इजराइल ने ईरान के दूतावास पर हमला किया, फिर बदले में बाकायदे ईरान ने 300 मिसाइल्स छोड़े, इसके बाद से स्थिति काफी कुछ शांत बनी हुई है। तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है।